नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसमें हम करते हैं वार्तालाप प्रसिद्ध लेखक राजेश तलवार जी के साथ। मैं हूं अनन्या शर्मा। तो पिछली बार हमने बात की थी उस किताब के बारे में जो अभी तक छपी भी नहीं है, द वैनिशिंग ऑफ घोस्ट द मिस्ट्री अनलॉक्ड। तो राजेश, पिछली बार हमने बात की थी शाह नवाज कमीशन के बारे में जो नेहरू जी ने अपॉइंट की थी। तो क्या आप इसके बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? हाय अनन्या, आपसे मिलके खुशी हुई दोबारा आपके साथ और आपकी टीम के साथ। हाँ, दोबारा चर्चा कर रहे हैं फिर से हिंदी में इस किताब के बारे में जो सुभाष बोस की डिसअपीयरेंस पे है। आपने सवाल पूछा कि नेहरू जी ने खुद शाहनवाज कमेटी अपॉइंट की, तो क्या हम इससे समझ लें कि नेहरू जी ट्रांसपेरेंट थे, ऑनेस्ट थे, उनके मन में कुछ ऐसी बात नहीं थी, आखिरकार उन्होंने कमेटी अपॉइंट की। बात यह है दरअसल कि नेहरू जी ने कमेटी एक ऐसी नियुक्त की जाए, इसका काफ़ी विरोध किया। इंडिपेंडेंस तो हमें 1947 में मिल गई थी और कमेटी अपॉइंट हुई थी 8 साल बाद 1955 में। लेकिन बोस तो आज़ादी से पहले ही वो प्लेन क्रैश का जिक्र हुआ था कि प्लेन क्रैश में मारे गए हैं, और प्लेन क्रैश के ठीक बाद ही एक डिमांड लोगों के बीच में आई थी कि एक कमेटी अपॉइंट की जाए, वो जांच करे कि वाकई में क्या एक एयर क्रैश हुआ था, वाकई में क्या बोस उस एयरक्राफ्ट में थे, वाकई में वहाँ बोस उस क्रैश में मारे गए। तो ऐसी कमेटी बने, इसका डिमांड तो बहुत समय पहले से था, लेकिन नेहरू जी ने समझ लीजिए 8-10 साल लगा दिए। इंडिपेंडेंस के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 1947 से 1955 तक वो विरोध करते रहे इस प्रस्ताव का। उनकी राय में कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उनका ये ख्याल था कि भाई क्रैश हुआ है, मर गए हैं, अब किसी को इंक्वायरी करनी है तो जापानी करें, हमें क्यों करें। तो इससे कुछ मन में संदेह आता है। और बात ये भी है कि जब उन्होंने शाहनवाज कमेटी अपॉइंट की थी, शायद उनके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले बंगाल में एक पब्लिक मूवमेंट के तहत ऐसा फैसला लिया गया था कि एक पब्लिक पीपल्स इंक्वायरी नियुक्त की जाएगी, पीपल्स कमीशन बैठेगी बोस जी के डिसअपीयरेंस एंड एलिजेड डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उस पीपल्स ट्राइब्यूनल का मुख्य होगा जस्टिस विनोद पाल। तो जब ये बात इस बात ने तूल पकड़ा, उस समय फिर नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हम तो गवर्नमेंट हैं, हम भी अपॉइंट कर लेंगे, अगर ऐसी बात है तो हम अपॉइंट कर देते हैं कमेटी। तो समझ लीजिए कि काफ़ी रेजिस्टेंस प्राइम मिनिस्टर ने पुट अप किया। कई बार ये मुद्दा उठा, कई बार उन्होंने ज़ोर शोर से कहा कि इसमें कोई कमेटी की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ब्लैक एंड वाइट केस है कि एयर क्रैश हुआ और बोस मारे गए। तो समझ लीजिए कि 1947 से 1955 8 साल हो गए लगभग, तो 8 साल के बाद ये कमेटी अपॉइंट की गई। तो ऐसा कहना कि नेहरू जी ने खुद ही कमेटी अपॉइंट की, इसका मतलब कि उनके मन में कोई ऐसा मंशा नहीं था कि कमेटी ना बैठे, ये गलत होगा। तो आप कह सकते हैं कि उनके पास शायद उस समय कोई और चारा नहीं था। तो कुछ लोगों का मानना था कि बोस फैसिस्ट थे, तो उस पर आपकी क्या राय है? हाँ अनन्या, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और हमें शायद पिछले ही एपिसोड में इसका जिक्र करना चाहिए था। कुछ लोगों का मानना है कि बोस एक फैसिस्ट थे, इसमें मीडिया के लोग शामिल हैं, हिस्टोरियन शामिल हैं, लेकिन मैं ऐसी बात सुन के मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि किसी ने अपनी जान की बाजी लगा दी, बहुत सारे आईने के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और हम उन्हें फैसिस्ट कह रहे हैं। बोस क्यों ये लड़ाई लड़ रहे थे? जो आईने थी वो उन्होंने लीडरशिप बाद में टेक ओवर किया, लेकिन शायद जो फाउंडिंग फादर थे मोहन सिंह,
उनके शब्दों में कहा जाए तो मनमोहन सिंह ने जब आईने फाउंड की तो उन्होंने कहा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, ब्रिटिश लड़ रहे हैं जापानी और जर्मन्स के साथ और वो इंडिया की मदद चाह रहे हैं इस लड़ाई में, कहने के लिए कि ये फैसिस्ट हैं, मसोलिनी भी एक डिक्टेटर है, हिटलर जैसा कोई गुनहगार नहीं है। इंडिया से मदद मांग रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये आश्वासन नहीं दे रहे कि अगर हम हरा दें तो इंडिया आज़ाद हो जाएगा। तो ऐसी लड़ाई का क्या फ़ायदा? आपका जो आप पे जो हुक्म चला रहा है वो कह रहा है कि आप उनकी मदद करें एक लड़ाई में, लेकिन उसके एवज में आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ऐसी लड़ाई, ये तो एक किस्म की बेवकूफ़ी है ऐसी लड़ाई में उनका सहयोग देना। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपकी एक बहुत बड़ी कोठी है, उसमें कुछ गुंडे आके कब्ज़ा कर लेते हैं। गुंडे कब्ज़ा कर लेते हैं और आपको किचन में रख देते हैं कि आप खाना पकाइए, साफ़ सफाई करिए, आपको आपका घर है लेकिन आप नौकर की तरह रहोगे और आपको थोड़ा रोटी पानी मिल जाएगा। यही हालत समझ लीजिए कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कब्ज़ा किया, ऐसा ही। और उसके बाद कोई पड़ोस में कोई और बड़े गुंडे हैं, समझ लीजिए जैसे हिटलर, मसोलिनी, वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब उनकी मदद लेनी चाहिए कि नहीं, इसमें ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है। आप जैसे बॉस ने कहा, दी एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, मुझे अपने घर का कब्ज़ा वापस लेना है। इतना मैं बेवकूफ़ कैसे बन सकता हूँ कि मैं सोचूं कि मैं नौकर की तरह ही रहूँगा, बजाय कि मैं इसका साथ दूँ जो एक बहुत बड़ा गुंडा है। आखिरकार अंग्रेज़ भी तो गुंडे थे। द ब्रिटिश वर द नाज़ीज़ इन इंडिया, द ब्रिटिश वर द फासिस्ट एज फार एज इंडिया वाज कंसर्न्ड। तो ऐसा कहना मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात है कि कोई जिसने इतना सेक्रीफाइस किया, इतनी मेहनत की, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल सर्च के बाद आर्मी क्रिएट की और देश के लिए युद्ध लड़ा ब्रिटिश के साथ बर्मा में और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ये कहना इतने अफसोस और दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि बोस फैसिस्ट थे। तो क्या ये सच है कि सुभाष बोस के परिवार पे काफ़ी टाइम तक सर्वेलेंस चलती रही? जी हाँ, आज रिकॉर्ड्स निकले हैं जिससे ये साबित हो जाता है और कि बहुत सालों तक जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, बोस की फैमिली पे सर्वेलेंस किया जा रहा था, ना कि बोस की इमीडिएट फैमिली, ना कि बोस की एक्सटेंडेड फैमिली। वो ज़माना ऐसा था कि फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी। मैं अफ़गानिस्तान में काम करता हूँ आजकल और देखता हूँ कि वहाँ की फैमिलीज़ जो हैं वहाँ पे 10-10 सदस्य होते हैं, मतलब एक परिवार में जो सब भाई हैं, बहन हैं, 10 लोगों की फैमिली कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोस की भी फैमिली ऐसी ही थी। बोस के भाई बहनों को मिला के कुछ 13-14 लोग थे। एक पूरी क्रिकेट टीम समझी जा सकती है। तो बहुत बड़ी फैमिली थी और ये तो उनका इमीडिएट परिवार था, तो और रिश्तेदार भी थे। तो इन सब लोगों पे निगरानी की जा रही थी। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी, ये इनकी सारी चिट्ठियों को पहले आईबी के पास पहुंचती थी, वो खोलते थे और फिर अगर उनको लगे कि ये हार्मलेस है तो आगे जा सकती थी। तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा ऑपरेशन था कि बोस की एक्सटेंडेड फैमिली पे सालों साल ये निगरानी चलती रही, ये सर्वेलेंस चलता रहा। और बड़ी दुख की बात है, मतलब ये लोग पेट्रियट्स थे, ये बोस ने इतनी कंट्रीब्यूशन की थी और इसके एवज में ना इनको इनकी पोर्ट्रेट नहीं टांगी गई पार्लियामेंट में, इनके जो आईने के सिपाहियों को भर्ती नहीं किया, जो नई आर्मी बनी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, बल्कि बोस की फैमिली पे निगरानी की गई। उनकी सारी चिट्ठियों को पहले खोल के देखा जाता था। जो टॉप लीडरशिप थी आईबी की, वो देखती थी इन चिट्ठियों को और फिर अगर चिट्ठी में कोई ऐसी बात नहीं आई तो फिर आगे भेज देते थे। तो ऐसा कब तक चला और क्या ये मुमकिन है कि नेहरू जी को इसके बारे में मालूम था? अनन्या, अगर ये 2-3 साल की बात होती तो मैं शायद अपनी किताब में इसका जिक्र भी नहीं करता, लेकिन ये किस्सा बड़ा लंबा चला
8-10 साल नहीं, 15 साल नहीं, ये शायद 20 साल तक सुभाष बोस की जो एक्सटेंडेड फैमिली है उन पे पूरा सर्वेलेंस रहा। जो भी चिट्ठी जाती थी वो पहले आईबी के पास जाती थी, वो खोलते थे। और चिट्ठियाँ किस तरह की, जो विदेश से आ रही हैं, समझिए जो बोस की जो पत्नी थी वो बोस की फैमिली को चिट्ठी लिख रही है कि जो बोस की बेटी है अनीता, कि अनीता बड़ी हो रही है, अनीता की हाइट बढ़ रही है, उसका वज़न भी बढ़ रहा है, लेकिन वो अभी मोटी नहीं हुई है। तो ऐसी किस्म की चिट्ठी पहले आईबी के जूनियर ऑफिशियल्स पढ़ेंगे, फिर आईबी की सीनियर लीडरशिप पढ़ेगी और फिर वो आगे भेजेंगे। तो समझ लीजिए मतलब कितनी हैरानी की बात है कि इस किस्म की सर्वेलेंस सालों साल चली। ये मुमकिन है कि नेहरू जी को मालूम था। जो नेहरू जी के अपॉलोजिस्ट हैं वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम था। ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम था, लेकिन फिर कहा जा सकता है कि एक किस्म की इनकॉम्पिटेंस थी कि जो आप प्रधानमंत्री हैं और अब 20 साल एक सर्वेलेंस चल रही है और आपको मालूम नहीं है कि ये सर्वेलेंस चल रही है। थोड़ा ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो लगता है कि पलड़ा उस तरफ भारी है कि नेहरू जी को मालूम था कि ये सर्वेलेंस चल रही है और उनके अप्रूवल से ही पूरी सर्वेलेंस चल रही थी। एक बात मैं इस पे यहाँ भी हैरानी की बात और है कि जो कमेटी है, कमेटी का तो हम पूरी तरह से जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन कमेटी के एक जो सदस्य थे वो बोस के भाई थे, सुरेश बासु। तो सुरेश बासु शाहनवाज कमेटी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी भी उनकी सर्वेलेंस चल रही थी। तो समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि बोस के साथ हुआ क्या आखिरकार, उनके एक सदस्य को भी आईबी उसकी निगरानी कर रही थी। तो बड़ी शर्म की बात है। तो बोस के परिवार को जब पता चला कि उनके ऊपर ऐसे एक सर्वेलेंस हो रही है तो उन्होंने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया? जब इस बात का खुलासा हुआ कि 20 साल तक बोस की फैमिली का सर्वेलेंस चल रहा था और तो नेचुरली जब खबर सामने आ गई तो बोस की फैमिली को काफ़ी हैरानी हुई। सुभाष बोस की जो बेटी थी अनीता, वो शॉक्ड थी। उसने कहा, हैरान थी कि इतनी एक्सटेंडेड सर्वेलेंस थी, ना कि जो इमीडिएट फैमिली बल्कि बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों की भी सर्वेलेंस हो रही थी। जो बोस के ग्रैंड नेफ्यू थे वो कह रहे थे कि मुझे तो हैरानी होती है कि ये तो देशभक्त थे, इनको रिवॉर्ड देने की जगह इनकी सर्वेलेंस इस तरह की जा रही थी जैसे कि उन्होंने कोई चोरी की हो, कोई डकैती की हो, किसी का खून किया हो, उनके कोई टेररिस्ट लिंक्स हो। ऐसे किस्म के लोगों की मतलब सर्वेलेंस की जाती है और ये देशभक्तों की सर्वेलेंस हो रही है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट करवा रही है। कुछ समझ में नहीं आता। तो ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट कॉम्प्लिकेट्स द मैटर फर्दर इज़ द कांग्रेस ही कहते हैं, और जो नेहरू के अपॉलोजिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई ये सर्वेलेंस जो है ये एक्सीडेंटल थी और इसका कोई ऐसा बुरा इंटेंशन नहीं था। ये ब्रिटिश पीरियड से जब सर्वेलेंस लोग करते थे कम्युनिस्ट पे, वो चली आ रही थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनके जो एक्सट्रीम लेफ्ट व्यूज़ थे तो नेहरू जी को लगा कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट को हमने मॉनिटर करना चाहिए, कहीं आर्म रेवोल्यूशन ना क्रिएट कर दें। तो दोनों जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं ये प्लॉजिबल नहीं है, क्योंकि बंगाल तो पूरा लेफ्ट ओरिएंटेड था। वहाँ तो ज्योति बासु की सरकार आई, तो अगर आप सर्वेलेंस करते तो फिर तो समझ लीजिए कि आधी बंगाल को आपको सर्वेलेंस करना पड़ता। उनमें ऐसे बोस की फैमिली के कुछ ऐसे खूंखार किस्म के लेफ्टिस्ट नहीं थे कि उनकी सर्वेलेंस की जाए। बहुत लोग हैरान हैं कि क्यों ये सर्वेलेंस की गई। एक सोच है कि सर्वेलेंस इसलिए थी क्योंकि नेहरू जी को फिक्र थी कि कोई ऐसी चिट्ठी आएगी जिससे खुलासा हो जाएगा कि बोस के साथ क्या हुआ, वो एयर क्रैश हुआ नहीं हुआ, बोस कैसे मारे गए। तो ये सारी जो सर्वेलेंस है वो इसलिए माउंट की गई थी ताकि ऐसे किस्म का कोई भी एविडेंस सामने ना आए। समझ लीजिए कि ये नेहरू को मालूम नहीं था कि सर्वेलेंस हो रही है। थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो उनको मालूम था,
ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हो सकता है उनके अपने कारण रहे हों और हो सकता है वो कारण स्वार्थी ना हो। इसका खुलासा तो मैं किताब के अखीरले चैप्टर्स में करता हूँ। क्या नेहरू जी ने ऐसा कभी कुछ किया है जिससे ऐसा लगता हो कि वो बोस की फैमिली की तरफ बहुत क्यूरियस थे? हाँ, नेहरू की क्यूरियोसिटी तो ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि बोस के एक नेव्यू हैं, वो जापान गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद चिट्ठी लिखी इंडियन एम्बेसडर जो जापान में थे कि जापानियों से मिलो और पता लगाओ कि बोस का जो भतीजा है जब वो जापान गया है तो कहाँ कहाँ गया है, और ये भी पता लगाओ कि वो रेंकोजी टेम्पल गया है कि नहीं और उसने वहाँ क्या किया। आपके दर्शक जानते होंगे कि रेंकोजी टेम्पल वही स्थान है जहाँ पे बोस की अर्थियाँ पड़ी हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो लोग कहते हैं कि क्रैश हुआ था वहाँ पे, तो अर्थियाँ जो है वो रेंकोजी टेम्पल में रखी गई हैं। तो प्रधानमंत्री का एम्बेसडर को कॉल अप करना और ये कहना कि आप पता लगाओ कि बोस के जो नेव्यू हैं जापान में वो क्या क्या कर रहे थे, तो ये एक किस्म की इनऑर्डिनेट क्यूरियोसिटी इसको कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो बोस की एक्सटेंडेड फैमिली पे सर्वेलेंस चल रही थी, लेकिन साथ साथ जो नेहरू जी थे वो बहुत पीसफुल माइंडेड थे, पैसिफिक किस्म के इंसान थे। जो आईबी के एक्स चीफ हैं मलिक, उन्होंने एक मेमोआ लिखा है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि उन्होंने नेहरू जी से कहा कि भाई हमारे यहाँ स्पाइंग चल रही है, पाकिस्तान हमारे ऊपर स्पाई कर रहा है, तो उनकी स्पाइंग पे हम रोक टोक करें। तो नेहरू जी ने उनको कहा कि ये सब मत चक्रों में मत पड़ो, जो भी पाकिस्तानी कर रहे हैं कर रहे हैं। तो एक तरफ एक दुश्मन यहाँ पे स्पाई कर रहा है अपने देश में, वहाँ सर्वेलेंस नहीं करेंगे आप तो, और दूसरी तरफ जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी उनकी फैमिली पे सर्वेलेंस चल रही है 24 आवर्स, ना ही कि इंडिया में चल रही है, बाहर भी चल रही है। कोई विदेश जा रहा है तो वहाँ भी देखा जा रहा है, इतना बड़ा ऑपरेशन है कि कौन किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि कुछ बात छुपाई जा रही थी या एक ऐसे सच को दबाने की कोशिश की जा रही थी। अब क्यों की जा रही थी, उसके क्या कारण थे, ये तो किताब पढ़ने के बाद ही आपको पता है।